वाटर पार्क, ऑडिटोरियम, सभा स्थल, साइंस सेंटर, कोल सिटी, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, मेट्रो, फ्लाईओवर, ऊंची ऊंची इमारतें, नाइट क्लब, 5 स्टार होटल, लजीज रेस्टोरेंट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुख्यालय, विधानसभा भवन, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, विशाल चौराहे, भव्य स्टेशन, चिड़ियाघर, प्लानिटोरियम, संग्रहालय, स्मारक, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हाई कोर्ट, नए पुराने बाजार, ओला उबर जैसी ऑनलाइन टैक्सी सुविधा, हर वह व्यवस्था लखनऊ में है और आती जा रही है, जिससे एक शहर आधुनिक बनता है। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। जो विस्तार और विकास आज लखनऊ में है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा और काफी हद तक कानपुर के अलावा किसी और शहर में नहीं देखा जा सकता। इसका कारण क्या है? और जब भी आप वजह जानना चाहते हैं तो इतिहास में पीछे लौटना ही पड़ता है। पर जब इतिहास आपको संतुष्ट नहीं कर पाता तब ये यात्रा आपको पौराणिक काल तक ले जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतिहास को पौराणिक कथाओं के रूप में प्राचीन काल से ही संरक्षित किया जाता रहा है, जो हमें हजारों साल पहले घटी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। भले ही उनकी सत्यता को लेकर कई विवाद हों, लेकिन किसी जगह के नाम का बदला जाना एक ऐसी घटना है जिसे इतिहास में हमेशा दर्ज किया जाता है। लखनऊ नाम कैसे पड़ा, इसे समझने के लिए हमें पौराणिक घटनाओं का जिक्र करना ही पड़ेगा। अयोध्या राजधानी थी कौशल प्रदेश की, जहां रामराज्य की स्थापना हो चुकी थी। यहां से 130 किलोमीटर दूर आदि गंगा कही जाने वाली गोमती नदी के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता था। तब यह स्थान एक तीर्थ स्थल के रूप में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध था। अवध नरेश श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को यह भूमि समर्पित करते हुए इसे नया नाम दिया, लक्ष्मणपुरा। एक अन्य मत के अनुसार 12वीं सदी के राजा लाखन की पत्नी के नाम पर इसका नाम पड़ा लखनऊती। 18वीं सदी में जब इसे अवध की राजधानी के रूप में नवाबों के द्वारा चुना गया तब इसका पुनः नामांकन हुआ लखनऊ। लक्ष्मण टीला, कौंडिल्य ऋषि आश्रम एवं कुड़िया घाट पौराणिक स्थलों के रूप में आज भी संरक्षित हैं। लखनऊ गैजेटियर के अनुसार लक्ष्मण टीला मुगल काल से पहले शहर का केंद्र हुआ करता था। टीले के ऊपर एक पौराणिक मंदिर था जिसे सन 1700 के आसपास जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाया तब अवध की देखभाल के लिए नियुक्त किए गए सुल्तान अली शाह कुली खां द्वारा मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जो आज टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस टीले पर शाह पीर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद इसे शाह पीर मोहम्मद का टीला कहा जाने लगा। इसकी लंबाई 200 मीटर और ऊंचाई लगभग 120 मीटर है। अवध की वह भूमि जहां पर पौराणिक काल में प्रथम सूर्यवंशी राजा मनु, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भगीरथ, सम्राट रघु, जिसके बाद सूर्यवंशियों को रघुवंश कहा जाने लगा, राजा दशरथ, श्री राम, उनके पुत्र कुश जैसे सूर्यवंशी राजाओं का आधिपत्य रहा। उसके बाद प्राचीन भारत में नंदवंश, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त और उसके पोते चक्रवर्ती सम्राट अशोक, गुप्त वंश में विक्रमादित्य, मध्यकालीन तक आते आते खिलजी, तुगलक, लोधी और अंत में मुगलों एवं अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। यहाँ की भाषा में संस्कृत के बाद हिंदी से उर्दू और फिर अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश होता गया। मुगल शासकों ने जब दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया तो सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु वहां नवाबों की नियुक्ति की गई। मुगल काल में अवध प्रांत की राजधानी थी फैजाबाद। सन 1775 में अवध के तीसरे नवाब सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद चौथे नवाब असफुद्दौला ने लखनऊ को अवध की राजधानी के रूप में चुना। उस काल में गोमती नदी के किनारे बसा ये क्षेत्र मंदिर, आश्रम एवं कृषि योग्य भूमि से शोभायमान था। एक तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता था, इसलिए नई राजधानी के रूप में ये जगह पूरी तरह से उपयुक्त थी। उस वक्त दिल्ली में मुगलों का बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जिसके हाथों से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की बागडोर सरकते हुए अंग्रेजों के हाथों में जा रही थी, इसलिए नवाबों पर अंग्रेजों का ही अधिक नियंत्रण था। सन 1784 में नवाब असफुद्दौला के कार्यकाल में भयानक अकाल पड़ा। लोग बेरोजगार हो गए और रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। तब उनको राहत देने के लिए बड़ा इमामबाड़ा और रूबी दरवाजे के निर्माण की नींव डाली गई। 22,000 लोगों को इस निर्माण कार्य से रोजगार मिला। कई लोग ऐसा मानते हैं कि असफुद्दौला ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इमामबाड़े के ठीक नीचे एक विशाल तहखाना बनवाया था, जिस तक पहुंचने का रास्ता इमामबाड़ा के ठीक ऊपर बने भूल भुलैया से होकर जाता है। इस खजाने को निकालने के लिए अंग्रेजों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन भूल भुलैया से कई सुरंगें अलग अलग जगहों के लिए निकलती थी, जिनके बारे में अवध के नवाब के अलावा कोई नहीं जानता था। बिना सुरंगों की सही जानकारी के खजाने को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। इसमें से एक सुरंग पास में बनी शाही बावली तक, तो दूसरी सुरंग आसमी मस्जिद के ठीक नीचे बने गुप्त तहखानों तक ले जाती थी। कहते हैं ऐसी ना जाने कितनी सुरंगों का जाल इमामबाड़ा के नीचे बिछाया गया था, लेकिन इसका राज असफुद्दौला की कब्र के साथ ही दफन हो गया।
जो मुख्य हाल के ठीक बीचों बीच स्थित है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रूबी दरवाजे के मुंडेर की परछाई दिन ढलने के साथ साथ जिस रास्ते पर बढ़ती है उसी के नीचे गुप्त सुरंग का रास्ता है जो खजाने के तहखाने तक ले जाती है। रूमी दरवाजे के निकट यूनाइटेड प्रोविंसेस आगरा एवं अवध के पहले उपराज्यपाल जॉर्ज कूपर के आगमन पर हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा 1881 में 219 फीट ऊंचे घंटाघर का निर्माण किया गया, जो भारत की सबसे ऊंची घड़ी मीनार है। ये लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर का शानदार प्रतिरूप है। पास में ही स्थित है पिक्चर गैलरी, जिसके भीतर लखनऊ के सभी नवाबों का चित्र संग्रह है। बड़े इमाम बाड़ा के निर्माण से लगभग 150 साल बाद सन 1838 में अवध के 9वें नवाब मोहम्मद अली शाह ने यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर छोटा इमाम बाड़ा बनवाया, जिसे हुसैनाबाद इमाम बाड़ा या प्रकाश महल भी कहा जाता है। इस इमाम बाड़े में मोहम्मद अली शाह एवं उनकी मां की कब्र के साथ उनकी बेटी आशिया का मकबरा भी है। राजघराने के लोगों के लिए इमाम बाड़े के भीतर ही एक मस्जिद और इसके ठीक सामने स्नान आदि के लिए शाही हमाम का निर्माण किया गया था। दिल्ली के कुतुब मीनार से प्रेरणा लेकर मोहम्मद अली शाह ने 1837 में 7 मंजिला ऊंचे वॉच टावर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण मात्र 4 मंजिलों के बाद ही इसका काम रोक दिया गया। चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए आरामगाह के तौर पर इस सतखंडे का निर्माण करवाया जा रहा था। छोटा इमाम बाड़ा से 500 मीटर आगे पश्चिम की ओर लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद की नींव मोहम्मद अली शाह ने डाली, जिसे बाद में बेगम मलका जहां ने पूरा करवाया। चूंकि यहाँ जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इसलिए इसे जामा मस्जिद कहा जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा से 2 किलोमीटर दूर महात्मा गांधी रोड पर स्थित है 1857 के प्रथम व्यापक सैनिक विद्रोह का सबसे बड़ा साक्ष्य द रेजिडेंसी, जिसका निर्माण नवाब शादत अली खान द्वितीय ने करवाया था। मेरठ में अंग्रेजी सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों के बीच में व्याप्त फिरंगियों के बेरहम अत्याचार से पैदा हुए विद्रोह की चिंगारी लखनऊ तक भी आ पहुंची। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को निकालकर अवध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर गोलीबारी हुई, कई अंग्रेज मारे गए। उस दौर का शानदार रेजिडेंसी इस हमले के बाद पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। गोलियों और तोपों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। 140 दिनों तक चली घेराबंदी में लगभग 2000 पुरुष, औरतें और बच्चे इस गदर के शिकार हुए, जिनके शरीर रेजिडेंसी में बने कब्रिस्तान के नीचे दफन है। इसके अलावा लखनऊ में कई ऐतिहासिक इमारतें एवं प्रमुख स्थान हैं, जैसे छतर मंजिल, जो 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ बना, शादत अली खान का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क, सफेद बारादरी, शाह नजफ इमाम बाड़ा, सिकंदर बाग, सिप्तैनाबाद इमाम बाड़ा, मकबरा आलिया, दिलकुशा कोठी, ला मार्टिनियर कॉलेज, जनेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर पार्क, मां चंद्रिका देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, श्री रामकृष्ण मठ, शहीद स्मारक आदि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, तहजीब, भाषा लखनऊ को इतना खास बनाती है। लखनऊ के कई ऐसे जुमले हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। जी हाँ, पहले आपकी मर्जी, फरमाइए, तशरीफ लाइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ और सब खैरियत तो है, खुदा आपको लंबी उम्र बख्शे। अभी अभी जिक्र बस आपका ही हो रहा था, जैसे किसी से अपने इश्क का इजहार करना हो तो कुछ अलग ही अंदाज था। खता माफ करें तो आपके हुस्न की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ना चाहूंगा। पसंद आए तो दाद, वरना खताया माफ। बॉलीवुड की कई फिल्मों का चित्रांकन या तो लखनऊ में किया गया है या फिर उनकी पटकथा इसके ऊपर आधारित है, जैसे उमराव जान, जुनून, गमन, शतरंज के खिलाड़ी, दबंग, दावत इश्क, तनु वेट्स मनु, इशक जादे, बुलेट राजा, यंगिस्तान, ऑलवेज कभी कभी, जॉली LLB 2, लेडीज वर्सेस रिकी बहर, गदर, बरेली की बर्फी, रजनीकांत की पेटा, रेड, लखनऊ सेंट्रल आदि। बॉलीवुड की हिंदी भाषा में उर्दू की मिठास घोलने का काम यहाँ के शायरों ने किया है, जिसमें बहुचर्चित नाम है गीतकार जावेद अख्तर जी का। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपनी प्रतिभा से संवारा है। तलत महमूद, सुमोना चक्रवर्ती, अली फजल, अनूप जलोटा, कनका कपूर, बाबा सहगल, अदिति शर्मा आदि। राजनेताओं में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन भोगुड़ा का भी बहुत गहरा संबंध लखनऊ से था। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, यहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। टुंडे कबाब, प्रकाश की कुल्फी, शर्मा की चाय, इद्रिश की बिरयानी, बास्केट चाट लजीज स्वाद के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं कुर्ते और साड़ियों पर की गई चिकन की बारीक लखनवी जरदोजी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस संक्षिप्त वीडियो में हर विषय को समेटने की पूरी कोशिश की गई है।
वरना लखनऊ पर एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पाने का हक तो बनता है। अगर लखनऊ आपके दिल में बसता है तो दूसरों के साथ शेयर करने में क्या हर्ज। वीडियो दिलचस्प लगा तो कमेंट में बाकायदा इत्मीनान से अपने जज्बात उड़ेल दीजिए। अगर आप नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि लखनऊ का नशा अभी जारी रहेगा। अगला वीडियो पूरे लखनऊ जिले पर होगा, जिसमें लखनऊ के गांव, तहसील, कस्बे और सारे स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। तब तक खातिर जमाए रखिएगा, क्योंकि सफर अभी जारी है।